हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। मैं देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, एक टॉपिक जिसका फिजिक्स में बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जिनको बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में यूज होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह के चैलेंजेस हैं, राइट। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर वी हैव अपलोडेड दैट वीडियो, यू कैन सी इट, राइट। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, काफी हेल्प का होगा, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड कर रखा है। इसके अलावा बेटा अब मैं करने जा रहा हूं वेक्टर्स का अपलोड, राइट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह यूज आते हैं, करेक्ट। जो बच्चे का बेटा 11 किसी भी रीजन से थोड़ा सा कच्चा रह गया है या इस लॉकडाउन वगैरह की वजह से पिछले एक साल में जो उनकी पढ़ाई खराब हुई है, करेक्ट, उन लोगों के लिए तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उनको बिना बेसिक मैथमेटिक्स के 12th पढ़ने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। यू गॉट माई पॉइंट बेटा। तो आप आराम से इत्मीनान से, राइट, जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, मतलब ग्राफ्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, इस पे थोड़ी कमांड बना लो, वरना आपको पूरे टाइम 12th की फिजिक्स पढ़ने में बेटा बहुत चैलेंजेस आएंगे, करेक्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द 11th एज वेल एज 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स। कुछ रिपीटर्स को भी बेटा ये हेल्पफुल हो सकता है, करेक्ट। तो मैं और ज्यादा टाइम लिए बगैर बेटा एक लेक्चर में पूरा वेक्टर्स निपटाऊंगा। मैं सिर्फ उतना वेक्टर्स का पार्ट लूंगा बेटा जो मुझे पर्सनली लगता है एज अ टीचर कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर फिजिक्स एंड नेसेसरी फॉर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के लिए ये नेसेसरी है। मैं सिर्फ वो पार्ट उठाऊंगा बेटा, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली वेक्टर होता क्या है, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो देखो जो जनरल बेटा क्लासिफिकेशन है ऑफ PQ, PQ बोले तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी फिजिकल जो फिनोमेना हमारे आसपास हो रहा है, करेक्ट, उसके मेजर के लिए काम आती है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए काम आती है। तो एज फार एज फिजिकल क्वांटिटीज आर कंसर्न बेटा हमारे पास बेसिकली बेटा दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। दो, इनफैक्ट 3 तरह की है, बट हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ 2 तरह की जो मेजरली है बेटा। एक स्केलर, राइट, और बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करूं तो दैट इज वेक्टर, करेक्ट। इसके अलावा टेंसर क्वांटिटीज भी होती हैं, बट फिर उसके लिए हमें हायर मैथमेटिक्स पे जाना पड़ेगा, सिंगल ऑर्डर टेंसर, डबल ऑर्डर टेंसर, जीरो ऑर्डर टेंसर, तो वो सब आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं। तो हमें अपने आप को कंस्ट्रेंट कहां तक रखना पड़ेगा, स्केलर और वेक्टर तक। तो देखो नाम से मैं बता रहा हूं कि जो स्केलर क्वांटिटी है ये एक्चुअली बेटा वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बोले सर मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात बेटा, जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन की तो बेटा इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उसे हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। बोलोगे सर एग्जांपल बताओ जरा। तो बेटा आपने बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, राइट। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो बेटा हमें पता है कि हमने स्पीड पढ़ा है, राइट, स्पीड हो गया, करेक्ट। हम लोगों ने स्पीड के अलावा क्या पढ़ा है बेटा, वर्क पढ़ा है, करेक्ट। हमने डिस्टेंस पढ़ा है। तो बेटा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एटसेट्रा, ये कैसी क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। यू गॉट द पॉइंट बेटा। आपके दिमाग में शायद हो सकता है ये भी आता है कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है, ये डायरेक्शन क्या चीज है ना। 11th क्लास के स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है। तो बेटा ऐसे समझो कि मानो मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मैं भी जयपुर में हूं, दिल्ली जाना है, ठीक, क्यों जाना है कोई लेना नहीं, बस ऐसी एग्जाम्पल के लिए। तो हमने कहा भाई यहां से दिल्ली जाने के लिए आपको 250 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ये 250 किलोमीटर जो वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसी की जगह अगर मैं बोल दूं 250 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है तो नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन। तो नॉर्थ बेटा एक सेंस है कि मुझे किस तरफ चलना है, करेक्ट। और 250 उसका वैल्यू है कि मुझे कितना चलना है। तो कितना चलना है बेटा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और किस तरफ चलना है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। आई होप अब ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की जो झंझटबाजी है वो आपकी खत्म हो गई। ठीक सर, हो गई। अब देखो आगे बढ़ते। तो हमने कहा एक पता लग गया कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ना हो। एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, स्पीड, वर्क, डिस्टेंस एटसेट्रा, करेक्ट। ओके बेटा। अच्छा एक जो कॉमन बेटा मिसकंसेप्शन रहता है ना बच्चों में वो ये कि सर स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये रहा देखो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट बेटा ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो स्केलर का कतई ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो एक ये पॉइंट अपने को पता है।
तो जहां तक स्केलर की बात की, होता क्या है वो पता लग गया, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और एग्जांपल्स भी हमने लिख दिया। बोले सर अब क्लियर हो गया, इसके लिए इसको साइड में करो। अच्छा बेटा, जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड। इसके अलावा बेटा जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन, करेक्ट, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करें। आप बोलोगे सर ये क्या आपने ऐड कर दिया, हम तो ये सुनते ही नहीं थे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। बेटा आपकी बात सही है, आप ये नहीं सुनते थे, करेक्ट, बट ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, करेक्ट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉस को भी फॉलो करना चाहिए एडिशन का, नहीं तो क्या होगा मैं समझाता हूं आपको। इलेक्ट्रिक करंट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई स्केलर है या वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट, बोले सर इलेक्ट्रिक करंट के पास तो मैग्नीट्यूड होता है 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, हमने तो 9th क्लास में ही पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सही बात है। इसके बाद आप बोलोगे सर उसका तो हमने करंट का डायरेक्शन भी देखा था कि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट जाता है। मैंने कहा था ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई, मैं लिख देता हूं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट अगर आपसे पूछ लिया गया कैसी क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी। फिर आप बोलोगे सर इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। समझे बात को? इसलिए मैंने कहा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन तीनों के तीनों बेटा क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। बोले ठीक है सर, अब क्लैरिटी आ गया कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। बस अब वेक्टर के एक आध एग्जांपल बता दो तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, मना नहीं कर रहा, बताता हूं। देखो बेटा स्केलर के वेक्टर के अगर एग्जांपल्स की बात करोगे तो वेलोसिटी ये एक एग्जांपल है बेटा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट आपने सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बहुत कॉमन आपने सुना है बेटा, फोर्स, ये भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। बस ये चीज ध्यान रखना है, तीसरी कंडीशन, बहुत बच्चे मिस आउट करते हैं इसको। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्पेसिफिकली किसके साथ, वेक्टर्स के साथ। हमारा पूरा फोकस कहां होगा, बोले वेक्टर्स पे होगा। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे प्रॉपर एग्रेसिवली, है ना, ज्यादा इसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं, एग्रेसिवली इस पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब सवाल उठता है सबसे पहले कि भाई जो ये वेक्टर हम चिल्ला रहे हैं, इस वेक्टर को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करेक्ट, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। भाई आप एडिशन बोलते हो तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हो, प्लस साइन बना देते हो ना, ऐसे वेक्टर का क्या कहानी है। तो बेटा जहां तक वेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जहां तक वेक्टर की बात करते हैं बेटा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो, एक एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। अगर मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और मैं इसे वेक्टर बोलना चाहूं तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक एरो लगाना पड़ेगा, एक तीर का निशान उसके सर पे टिका दो। बोले ठीक है सर, टिका दिया। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करता हूं ये एरो, ये जो एरो हेड है, करेक्ट, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। और ये जो बेटा इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो लेंथ है दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। समझे, मतलब जितना लंबा ये एरो होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में एरो हेड होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लिखते कैसे हैं, ए के ऊपर एक तीर टिका देते हैं बेटा, अंडरस्टूड। बोले हाँ सर यहां तक बात समझ आ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस, ये बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ आसान है, सुनते जाओ। अब सवाल उठता है कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये तो डायग्रामेटिकली लिखा है ना बेटा। बिल्कुल, बस बिल्कुल 100% आपकी बात सही है सर, लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं, लिख के दिखाता हूं बेटा। आप ए वेक्टर को लिखोगे, ए वेक्टर को ध्यान से सुनना बेटा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक, ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये मैंने लिखा है मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक। मॉड का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड, अभी लिख के दिखा रहा हूं, इनटू ए कैप। मतलब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसमें ना दो पार्ट जैसे बना दिए, ठीक, दो पार्ट बना दिए। एक तो ये तो वेक्टर ए है ही पूरा का पूरा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बोले हाँ सर ये तो क्लियर है बेटा। ये जो लिखा है ना, ये दो डंडों के बीच में, इसको मैथ्स में बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है बेटा वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू का मतलब हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड। अभी तो बताया था कि जो वैल्यू मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी कि ये बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपको बहुत जगह दिखाई देगा बेटा ए कैप, ए के ऊपर एक टोपी लगा देते हैं, तो बेटा जो टोपी वाला पार्ट होता है ए कैप, इसका मतलब होता है एक्चुअल में डायरेक्शन। समझ गए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
अच्छा, अब इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, पर वो मैं अभी नहीं छेड़ूंगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे संभालोगे उसको, तो मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट करने का काम आता है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ। मतलब लिखते कैसे हैं, डायग्रामेटिकली, मैथमेटिकली, वो सब कुछ मैंने एक जगह लिख दिया। बोले हाँ सर, यहां तक बात समझ आ गई, समझ आ गई ना पक्का, ठीक, बढ़िया। अब यहां तक अगर समझ आ गई तो बेटा अब आगे चलते हैं, है ना, वेक्टर से रिलेटेड अलग अलग चीजों के बारे में। तो देखो वेक्टर के भीतर जो नेक्स्ट पार्ट है ना, आप नोट्स का टेंशन मत लेना, मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा लिंक के अंदर, ठीक है। तो बेटा जहां तक नोट्स की अगर बात करते हैं तो जो क्या बोल रहा हूँ नोट्स की नहीं, जहां तक बेटा वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, करेक्ट। को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तरह तरह के होते हैं, है ना। हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे काम का, ठीक। तो थोड़ा ढंग से सुनना बेटा, जो काम का है वो कौन सा है, यहीं पे लिख देता हूं कि भाई वेक्टर्स के टाइप कितने हैं, ठीक। वेक्टर्स के बेटा अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो कॉमन है ना बेटा वो है पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल का निशान है, तो हम बात कर ले पैरेलल वेक्टर्स। बेटा पैरेलल का मतलब हुआ जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, और बेटा एक ही डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। यानी जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, नाम से पता चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल। बस ये ध्यान रखना, पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री। आप लोग सर ये बताने वाली बात थोड़ी, ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा सही है, लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस में बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस चीज में, इस चीज में, पैरेलल और एंटी पैरेलल। बोलते सर पैरेलल तो समझ आता है, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट ऑफ पैरेलल। यानी कि यहां अगर मैं देखूंगा बेटा तो दोनों जो वेक्टर्स है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है ऐसे, तो जो एंगल बनेगा बेटा वो 180 बनेगा। यहां बच्चे बोलते सर दोनों में 0 क्यों नहीं, अरे भाई 0 नहीं, क्योंकि डायरेक्शन भी देखना है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो इन दोनों एरो के बीच में अगर बनाओगे बेटा एंगल, तो यहां पर थीटा कितना निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा बेटा 180 डिग्री। इसलिए मैंने बता दिया। बोले ठीक है सर, अब हमको समझ आ गई बात। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें अगले पार्ट की, ठीक, ध्यान से सुनना, अगले पार्ट की, तो बेटा अगला जो पार्ट है हमारे लिए वो है अगला टाइप ऑफ वेक्टर, राइट, दैट इज जीरो वेक्टर। ये भी बेटा थोड़ा सा काम का है, बहुत ज्यादा तो यूसेज नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि जीरो वेक्टर होता क्या। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जीरो वेक्टर का मतलब होना चाहिए बेटा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए। बोले ठीक है सर, नाम से ही पता चल गया। तो इसको लिखते कैसे बेटा, जीरो वेक्टर, करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछ लेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड बता पाएंगे बेटा 0, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, ये वाला कट कर देना सर यहाँ से, ठीक, मैं नहीं गिर गया। तो देखो जीरो वेक्टर जो होगा बेटा, जीरो वेक्टर में सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आएगा 0। और बेटा अगर इसका डायरेक्शन पूछ ले कोई, भाई डायरेक्शन क्या होता है, अरे आप खुद सोचो, 0 मैग्नीट्यूड कर दिया तो एरो की लेंथ 0 कर दी, क्या बन गया, एक पॉइंट। पॉइंट का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्शन होता है बेटा आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब जो मर्जी बोल लो, कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आसान चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं कह ही रहा था कि आसान पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में यही काम आए। ये है बेटा यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। जहां तक यूनिट वेक्टर की बात करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है। बोले सर यूनिट का मतलब होता है 1, यानी जिसका मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाए, 1 निकल के आ जाए, वो हो गया यूनिट वेक्टर। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी बेटा वो ये कि सर डायरेक्शन का क्या करोगे, तो बेटा डायरेक्शन तो अलग अलग होगा, है ना। वो आई के क्या मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो 1000 तरीके से हो सकता है, उसमें कोई लोड नहीं लेना, वो अभी अपन देखेंगे कैसे कर। बोले तो सर फिर डायरेक्शन का क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन का हम एक काम करते हैं, जो सबसे कॉमन डायरेक्शन है ना उनका मैं तुमको बता देता हूं, बाकी का तुम निकाल सकते हो। बोले ठीक है सर, ये भी चलेगा। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए अगली शीट ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर अपने लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जरा, हमने कहा बेटा यूनिट वेक्टर की जब बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका हमने क्या कहा, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, करेक्ट। यूनिट वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए के ऊपर टोपी लगा करके,
करेक्ट, यानी कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर क्या लगी होगी, टोपी लगी होगी। वेक्टर का साइन अगर है तीर है तो मतलब वेक्टर, टोपी लगी है मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। मैग्नीट्यूड के लिए अभी अभी आपको बताया था, बोले क्या बताया था सर, ये बताया था नहीं कि दो डंडों के बीच में जब डाल दोगे उनको यानी मॉड्यूलस, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड ही तो बोलते हैं उसको। तो यानी कि ए कैप का अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले, अरे तो भाई ए कैप का मैग्नीट्यूड तो अभी अभी बताया था ना, यूनिट, यानी कितना होना चाहिए, बोले सर 1 होना चाहिए 1। आई होप दिस इज क्लियर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं ए कैप से। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस कितना होता है, बोले 1 होता है 1। अच्छा फिर आपसे बोलेगा बेटा सर डायरेक्शन तो बताओ, मैं बताता हूँ डायरेक्शन, क्या टेंशन है बेटा। जो डायरेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास इफेक्टिवली अगर देखेंगे, छोड़ो, हमारे पास इफेक्टिवली बेटा 3 तरह के एक्सिस है, ठीक। एक हमें पता है एक्स एक्सिस, एक बेटा हमें पता है कितना वाई एक्सिस, और एक हमें पता है क्या है जेड एक्सिस। तो बेटा जो भी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है उसे कहते हैं आई कैप, जो भी यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उसे कहते हैं जे कैप, और जो कुछ भी बेटा यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है उसे कहते हैं के कैप। यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप, और बेटा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप। ये 3 कॉमनली यूज्ड है, ये आपने पढ़ा भी होगा ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो बार बार इस्तेमाल आएगा बेटा। पूरा वेक्टर फिजिक्स में जो चलेगा वो आई जे के कैप में ही चलेगा। तो यहां पर आई कैप का मतलब हो जाएगा वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, वाई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जो ऊपर जा रहा है, और जेड एक्सिस मतलब बेटा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। So this is how 3 unit vectors are commonly used। फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब तो हम ये भी बोल सकते हैं कि mod of i cap इक्वल टू mod of j cap इक्वल टू mod of k cap इक्वल टू 1। मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, क्यों नहीं बोल सकते, ये तीनों यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, बोले 1 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो यानी कि यहां तक क्लियर आ गया बेटा। देखो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक टोपी लगा करके, करेक्ट। टोपी को अगर डंडों के बीच में डाल दोगे मॉड्यूलस तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1। इसके अलावा 3 कॉमनली यूज कौन कौन से हैं, आई जे के, बिल्कुल रट लेना, घोट के पी जाना एकदम ढंग से इसको। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, करेक्ट। वाई एक्सिस मतलब जे कैप मतलब सॉरी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप मतलब वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, के कैप मतलब जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बस छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूं जो आगे कभी न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, वो ये कि कभी अगर ए कैप पूछ ले तो आप ए कैप को लिख सकते हो बेटा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। आप खुद याद करो, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप इंटू मॉड ए। मॉड ए को नीचे ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, बोले ए कैप मिल जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट वेक्टर था, इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम को ज्यादा डिवोट किया है। अच्छे से आराम से इत्मीनान से समझ लो। इसके बाद अब बटन पॉज करो वीडियो का और आराम से अभी तक जितने नोट्स बनाए ना उसको रिवाइज कर लो ठीक से, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स के ऊपर। ठीक, बोले ठीक है सर आप आगे बढ़ो, हम वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लेंगे। आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो अब मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूँ ना बेटा, वो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो वेक्टर्स के काम आएंगे, वेक्टर्स के रिजल्टेंट वगैरह बनाने में काम आएंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना। एक पार्ट जो है बेटा वो तो है पहला, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनना। वो है बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। कई बार ये छोटा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, क्या चीज, एंगल। तो बेटा अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमको चाहिए, ठीक, तो आप उसके लिए सीधे सीधे क्या करो बेटा, दो वेक्टर्स को जब भी ज्वाइन करो तो या तो टेल टू टेल कर लो, या तो बेटा इन दोनों को हेड टू हेड कर लो। करेक्ट, दोनों ही केस में बेटा टेल टू टेल ज्वाइन करने पे भी जो एंगल मिलेगा या हेड टू हेड में भी जो एंगल मिलेगा उसी को आप क्या डिफाइन कर दोगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि यहां पर अगर देखूंगा तो बेटा थीटा ही क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यहां भी थीटा ही क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के लिए यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, आप हमेशा क्या कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स की टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करा दो, उसके बाद उनके बीच का जो भी एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान चीज है, फिर आप क्यों बता रहे, मैं समझाता हूं कि कभी कभी क्या होता है बेटा, ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमें ऐसे कंपोनेंट वेक्टर्स मिलते हैं, ऐसे एक वेक्टर दे दिया ऐसे, ठीक, एक वेक्टर दे दिया ऐसे, ठीक, और मुझे बोला जाता है कि भाई ये जो एंगल है ये थीटा है,
फिर बोला जाता है क्या एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा होगा? तो हमें लगता है हाँ सही तो है, दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्या दिक्कत है इसमें? गलत। आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। आगे लेके चलने से क्या होता है, अब इस वेक्टर और इस वेक्टर को जैसे ही आगे लेके गए, देखो एक वेक्टर ऐसे था और एक वेक्टर ऐसे था, ऐसे समझ लो ऐसे। अब मैं इसको खिसका के आगे लेके चला गया, अब मैंने इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों को किससे ज्वाइन कर दिया बेटा? टेल टू टेल। जैसे ही टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया तो टेल टू टेल ज्वाइन करने पे बेटा ये जो एंगल मिला यानी कि 180 माइनस थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। तो दिखने में लगता है कि यार ये तो एंगल थीटा सही है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नो, एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस इज 180 माइनस थीटा। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको जब भी बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स चाहिए आप क्या करोगे? बोले सर हम क्या करेंगे, हम हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। वेरी गुड बेटा, यही तो कर रहे हैं, हेड टू हेड या टेल टू टेल। बेटा प्रेफरेबली जो मैं प्रीफर करता हूं, मैं टेल टू टेल प्रीफर करता हूं, टेल टू टेल। ठीक, आपको जो मर्जी करना है आप कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर बेटा। और अगर ये पार्ट आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब इसके बाद जाने वाला हूं अगले पार्ट के ऊपर। करेक्ट, क्लियर, लेट्स गो हेड। बेटा देखो मैं अगली जो चीज बताने जा रहा हूं ना, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट इन द सेंस, कलर कोई बढ़िया सा लेके अपन कलर ऐसा लेते हैं कुछ अच्छा सा वाइब्रेंट सा। ठीक, तो देखो बेटा अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के लिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इनफैक्ट इसको और स्पेसिफिकली अभी मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दूंगा, अभी सुनते जाओ। सब चलिए कंपोनेंट का मतलब क्या है, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरव्यू दूंगा कैसे, वो भी बहुत ही साधारण भाषा में। बेटा 10 कैन बी रिटन एज 8+2। मतलब बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम तो 5th क्लास से कर रहे हैं। कहा और इसी को मैं लिख सकता हूं बेटा 7+3। बोले हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 8 और ये जो 2 है ना, ये 10 के कॉम्पोनेंट्स हैं। ये जो 7 और ये जो 3 है ये 10 के कॉम्पोनेंट्स हैं। मतलब 10 को आप और जिन नंबर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो उन कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वेक्टर्स। कब? कंपोनेंट्स। वरना फिर आप दिमाग में बस कंफ्यूजन आता है, कंपोनेंट तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। अरे करना ही नहीं इतना मेहनत, सिंपल फंडा है। मतलब जैसे नंबर्स को कंबाइन करके बड़ा नंबर लिखते हो ना, वैसे ही वेक्टर को कंबाइन करके आप वेक्टर बना सकते हो। तो जिन वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बनाया जाता है उन वेक्टर्स को बेटा क्या बोला जाता है? कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो अगर कोई पूछे कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं, कितने सेट ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल है, आप मुझे बताओ 10 को मैं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। आप लिखते जाओ जितना मर्जी लिखोगे, 7+3, 7.1+3 मतलब 2.9, 7.2+2.8 ऐसे करते जाना, डेसिमल में जाते जाना। सो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल वैसे ही बेटा एक वेक्टर के अगर आपसे पूछ लिए जाए कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, तो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। करेक्ट। सो आई एम राइटिंग इट हियर बेटा। ये एक सिंपल सा पॉइंट है बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। वन वेक्टर कैन have infinite possible component sets। बोले ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन आएगा तो हम गलती नहीं करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, यही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो एक तो बेटा ये बात हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है ना। देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुना बेटा, 11th-12th वाले भी, और खासकर जिन बच्चों की मैं ऑफलाइन क्लासेस पे ले रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट मैंने वहाँ लिखवाया नहीं है तो आपको बता रहा हूँ क्लियरली। करेक्ट, ऑल्दो मैं क्लास में बता दूँ स्टिल। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरा थ्योरेटिकल बेटा जो क्वेश्चन बन के आता है ना, वो ये बन के आता है, आपसे पूछा जाता है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कितने पॉसिबल वेक्टर चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए। ठीक, मतलब जीरो अगर रिजल्टेंट बनाना हो, आप बोलोगे सर ये क्या है, जीरो रिजल्टेंट क्या है? ऐसे समझ लो बेटा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए। ठीक है, तो जीरो रिजल्टेंट बनाने के लिए आप बस याद रखना अभी के लिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया, तो मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए? मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए।
समझ गए? बोले कैसे सर? बोले दो वेक्टर ऐसे कि एक आगे और एक पीछे, बराबर मैग्नीट्यूड का, +2 और -2, तो नेट क्या हो जाएगा? 0। बोले ठीक है सर, मिनिमम 2 चाहिए और कुछ भी नहीं बोला गया, तो मिनिमम कितने चाहिए? 2। अगर बोलते हैं नहीं डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के चाहिए, ये बोल दिया, अब मैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड मतलब 2 और -2 नहीं ले सकता। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 के साथ फिर -3 लेना पड़ेगा, तो साथ में +1 भी लिखना पड़ेगा। बोले सर नहीं समझ आया, लिख के बताओ। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा 2 प्लस अगर मैं -3 करूं तो ये तो 0 नहीं होगा ना, इसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 + 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 कुल मिला के कितने चाहिए बेटा? 3 वेक्टर चाहिए। तो आप ऐसे समझ लो कि बेटा अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोल दे तो मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए होंगे? बेटा मिनिमम 3 वेक्टर्स चाहिए होंगे। और अगर इसी में बोल दे कि नहीं मैं तो नॉन कोप्लेनर बोलूंगा, क्या बोलूंगा? नॉन कोप्लेनर। तो बेटा नॉन कोप्लेनर बोलने का मतलब तो ऐसे समझ लो, नॉन कोप्लेनर बोलने का मतलब समझ लो, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यूज तो करें फीचर्स को कम से कम। ठीक, तो बेटा मैंने क्या कहा? नॉन कोप्लेनर बोलने का मतलब, नॉन कोप्लेनर का मतलब है बेटा कि अब की बार मिनिमम 4 वेक्टर्स चाहिए। बेटा ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट हर टेस्ट सीरीज में, ऑलमोस्ट हर किताब में। तो आपसे 3-4 तरह के थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं। एक वेक्टर के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है? आप तपाक से बोलोगे सर इनफाइनाइट। बोले ठीक, आपको कैसे पता? बोले वीडियो देखा था। कुछ नहीं यार, तो बेकार जो होता है सर, इस पे ना कट मार देना प्लीज़, ठीक है? इतने से पार्ट पे कट मार देना, बहुत ही वाहियात था। ठीक, तो मैंने कहा कि भाई अगर इसकी बात करें तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक वेक्टर के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? आप फटाक से बोलोगे बेटा इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट सर। बोले ठीक है, बात तो एकदम सही है तुम्हारी। फिर दूसरे में पूछेगा कि कितने मिनिमम वेक्टर्स हो 0 रिजल्टेंट के लिए? आप बोलोगे पहले बताओ कि क्या कंडीशंस है। वो बोलेगा कोई कंडीशन नहीं है। बोले 2। बोलेगा एक कंडीशन है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। बोले 3। तीसरी कंडीशन बोलेगा नहीं नॉन कोप्लेनर हो तो क्या? 4। फिर आपके दिमाग में सर ये नॉन कोप्लेनर क्या था? वो तो बताया नहीं आपने। अरे भाई नॉन कोप्लेनर का मतलब है जो एक प्लेन में नहीं आए, एक प्लेन से बाहर चले जाए, तो उसे नॉन कोप्लेनर बोलते हैं बेटा। जैसे ये बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है, अगर मान लो कोई चीज इस बोर्ड से बाहर आ जाए 3D, समझ रहे हो बात को, तो फिर ये क्या चीज हो जाएगी? नॉन कोप्लेनर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो दिस इज हाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, कि आपको पता होना चाहिए, अपनी नोट्स कॉपी में छाप लेना ढंग से और दिमाग के अंदर बेटा घोल के पी जाना, राइट? जब भी घंटी बजे इन सवालों की तपाक से आंसर आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। हलवाई बता रहा हूँ, बस पता है तो खा लोगे, नहीं पता है तो फिर सोचते रहोगे। क्लियर? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब अपन आगे चलते बेटा, है ना? अब हम आगे चलते हैं कॉम्पोनेंट्स के मैथमेटिकल पार्ट पे। बोले चलो सर चलो, कोई टेंशन नहीं। अरे क्या हो रहा है भाई, मार करके से गिर रहा है बार बार, कोई टेंशन नहीं, डरते थोड़ी हम किसी से। यार मुझे लग रहा है कट बहुत लगेंगे। ठीक, तो देखो अब की बार अगर हम बात करें बेटा, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जो मैं बात करने जा रहा था, तो अब की बार जो कंपोनेंट्स है ना बेटा, वो कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ऐसे समझ लो ये फिजिक्स की हार्ट बीट है बेटा। हर फिजिक्स के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, जहाँ फोर्सेज होंगी, मोमेंटम होगा, अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, वहाँ आपको ये लेना पड़ेगा। तो बहुत तरीके से समझना और है बहुत आसान। बोले ठीक है सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं। ठीक, तो हमने कहा कि बेटा ठीक है बनाओ ज़रा। ये हमने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है? हमने क्या किया बेटा? एक वेक्टर ले लिया। कौन सा वेक्टर? कोई एक वेक्टर ले लिया, कोई एक वेक्टर, ठीक? इसको बोल देते हैं ए। हमने क्या किया बेटा? ये देखा कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा था, ठीक? बोले ठीक है सर इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हटाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके कंपोनेंट्स लिख देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया बेटा, इसको एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट ये ले लिया। मतलब मैंने किया क्या, मैंने इफेक्टिवली बेटा ये किया कि जो ए दिख रहा था ना आपको, इस ए को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इस ए को, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और मैंने ये देखा कि इनके बीच में एंगल था 90 डिग्री। तो जब भी जो 2 कंपोनेंट आप ले रहे हो, अगर उनके बीच में एंगल हो 90 डिग्री, तो उसे बोला जाएगा बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ऐसा एक ही सेट है। देखो एक वेक्टर के 1000 या इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कंपोनेंट्स के, करेक्ट? लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एक ही सेट पॉसिबल है। समझ गए? तो हमने इस तरह से परपेंडिकुलरली 2 वेक्टर ले लिए, 2 कंपोनेंट ले लिए।
फिर दिमाग में सवाल था कि सर एक काम करेंगे, इसको ax बोल देते हैं, इसको ay बोल देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं, दिमाग से सुनना। ऑल्दो ये पार्ट बहुत ही बेसिक है पर बताना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो में बना ही बेसिक्स के ले रहा हूँ बच्चों के लिए। तो साइन थीटा जो है बेटा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, ए वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है ए। आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि क्या ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा नहीं आएगा। आपका दिमाग बोलेगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा दिमाग एकदम सही सोच रहा है। इसका मतलब अगर मेरे को ये कॉम्पोनेंट चाहिए था तो ये ए साइन थीटा था। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें किसी और चीज की, लेट से, ठीक है, अब हमें कोई बोलते कि नहीं आप एक काम करो कॉस थीटा लिखो, तो कॉस थीटा क्या होता है, बोले सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा में बेस कितना है बेटा, ax है, तो लिख दो जरा इसको ax, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा a। ऑटोमेटिकली देखो बेटा यहाँ से ax कितना निकल के आएगा, अरे वही ये निकल के आएगा a कॉस थीटा। मतलब ये कि अगर हम बात करें इसकी तो ये कितना आया कॉस थीटा। अब एक बार जब समझ आ गया, अब इसको याद करो, इसको रटो। कैसे बता दो। a दे रखा है, थीटा की तरफ जाओगे तो कॉस, थीटा से दूर जाओगे तो साइन। हर वेक्टर को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं बेटा, एक इधर और एक इधर। समझ गए। ये जो मैंने इधर बनाया ना एरो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने एरो बेटा यहाँ बनाया ना कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, और एक ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी को आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो। भाई दोनों आइडेंटिकली तो है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, करेक्ट, सेम लेंथ के हैं। तो यानी इस वेक्टर को आप दिस प्लस दिस पे बोल सकते हो। ये जो जा रहा है जब थीटा के पास जा रहे हो, देखो ये थीटा दिखाई दे रहा है ना, तो थीटा के नजदीक जा रहे हो तो कॉस, थीटा से दूर जा रहे हो तो साइन। ऐसे रट लेना, क्योंकि बार बार बैठ के थोड़ी साइन कॉस लिखने वाले हो। तो एक बार ये एक्सप्लेनेशन लिख लो, दिमाग में बिठा लो, और उसके बाद याद कर लो। थीटा की तरफ जाएंगे तो कॉस, थीटा से अवे जाएंगे तो साइन, थीटा की तरफ जाएंगे तो कॉस, थीटा से अवे जाएंगे तो साइन। बेटा याद कर लेना ना, देखो काम की चीज है, बहुत काम आएगी, मैं बता रहा हूँ, है ना। ढंग से गोट के भी जाओ अच्छे से, ठीक है बेटा। तो इसको एक बार संभाल लो, अच्छे से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। आराम से वीडियो पॉज करके कर सकते हो। अब देखो बेटा मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आई होप आप कर लोगे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से सुनना। अगर अपने पास एक वेक्टर ऐसे दे दिया और एक वेक्टर कुछ ऐसे दे दिया, ठीक, हमको इनके कॉम्पोनेंट्स लेने थे। ध्यान से सुनना, कॉम्पोनेंट्स। तो हमने कहा कॉम्पोनेंट्स लेने का तरीका जो है वो एंगल्स में बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है एक बार के लिए। ये एंगल दे रखा था थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और ये दे रखा था बेटा 10। दूसरे वाले में बेटा ये दे रखा था 20√2, और बेटा एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल दे रखा था बेटा 45। अब देखो आप ना प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप ना ऐसे उठा करके इसका सोल्यूशन नहीं देखना। आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद खुद से इनके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करो, ठीक। कौन सा कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ऐसे इसका एक इधर और एक इधर। फिर वीडियो चलाओ और देखो कि आपके आंसर मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। है बहुत बेसिक सी चीज, पर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज्यादा ग्रिप में आ जाएगा। तो आराम से वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर लो, मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इसका मतलब जो मुझे समझ आया वो ये कि इसका एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा और एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा। इसी तरह से बेटा इसका एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा और एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा। बोले हाँ सर ये बात तो हमको भी समझ आ गई। अब देखो इसको फिर बेटा लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो कैसे करेंगे। 10 थीटा की तरफ जा रहा है, थीटा की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा कॉस, तो 10 cos 30। ये बेटा थीटा से दूर जा रहा है तो ये क्या आएगा 10 sin 30। आप बोलोगे सर हमारा भी सही है, मैंने कहा होना भी चाहिए बेटा, कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत ही हलवा है, समझ गए। तो ये अच्छी चीज़ है कि सही है, बट ये होना भी चाहिए था, नहीं होता तो खराब चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से बेटा इस 20√2 को अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो थीटा के तरफ आ रहे हैं, थीटा की तरफ आते हैं तो क्या होता है कॉस। तो ऐसे मत रट लेना कि हमेशा वर्टिकल वाला साइन और हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, कुछ भी हो सकता है। आप तो देखो थीटा के पास आओगे तो कॉस, थीटा से दूर जाओगे तो साइन। यानी मैं इसको कितना लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 20√2 cos 45, और बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 20√2 sin 45। बोले ठीक है सर, अब हमको ये कॉम्पोनेंट में स्प्लिट करना आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स अपन चल रहे हैं बेटा, ये किस में चल रहे हैं, 2D में चल रहे हैं, 2 डायमेंशन में। एक बार इसको कॉपी कर लो, समझ लो, फिर मैं आपको 3D कॉम्पोनेंट के भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट बेटा, कॉपी कर लो एक बार, है ना, अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ूं। देखो बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं कॉम्पोनेंट्स इन 3D, देखो अब मैं किस चीज की बात करने जा रहा हूं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ऑफ कोर्स रेक्टेंगुलर, बट बेटा किसके अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर,
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। देखो 3 डायमेंशन में कैसे करेंगे बेटा, है ना, कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एक और बना लेते हैं, तो ठीक। अपना एक्चुअल पर्पस क्या था बेटा, अपना पर्पस था क्यूबॉइड बनाना। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इधर से ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। बेटा अब एक क्यूब जैसा बन गया ना। अब इसी क्यूब पे बेटा एक्सेस भी डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो एक्सेस के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये अपना बन गया बेटा एक्स एक्सेस, ये बेटा अपना बन जाएगा वाई एक्सेस, ये अपना बेटा बन जाएगा जेड एक्सेस। मतलब इफेक्टिवली अगर अपन देखें बेटा तो अपने पास 3 एक्सेस आ चुके हैं, राइट, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा कि एक कोई वेक्टर ले लो, एक कोई क्या ले लो बेटा, वेक्टर, और ये वेक्टर यहाँ कहीं मान लो। बोले ठीक है सर मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसान सी चीज़ें कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करनी भी है बेटा अपने को ना। तो हमने एक वेक्टर माना ए, ठीक, और हमने माना कि बेटा ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, ये वाई एक्सिस से बेटा बीटा एंगल बनाता है, और बेटा ये है ना जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी तक क्या किया, मैंने खाली एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए और एक वेक्टर ले लिया रैंडम, और मैंने कहा ये एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। और मैंने कहा कि अब इसके कंपोनेंट आप लिख दो जरा, कंपोनेंट। बोले सर इसके कौन से कंपोनेंट आएंगे, मैं लिख के दिखाता हूँ कौन से कंपोनेंट आएंगे। देखो इसके जो कंपोनेंट आएंगे बेटा, इसके जो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक कंपोनेंट आएगा बेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और एक कंपोनेंट आएगा इसका जेड एक्सिस के अलॉन्ग। बोले अच्छा हाँ। फिर आप बोलोगे अच्छा सर ये बताओ ना कि इसको लिखेंगे कैसे, ये तो समझ आ गया 3 कंपोनेंट है, लिखेंगे कैसे। मैं समझाता हूँ। इसको बोलते हैं ए एक्स, इसको बोलते हैं बेटा ए वाई, और इसको हम बोलेंगे ए जेड। अब हम तीनों की वैल्यू लिखते हैं। देखो जब हम बेटा ए एक्स की बात करते हैं तो ए एक्स आपके पास निकल के आएगा बेटा ए कॉस अल्फा। अब बोलोगे सर ये कैसे, मतलब याद करो जब थीटा के पास जाते हैं तो क्या होता है कॉस, मुझे बीटा गामा से कोई लेना देना नहीं है। बोले सर बात तो सही है आपकी, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लिख दिया, ये लो। फिर मैंने कहा बेटा कि काम करो ना, ए वाई की बात करो जरा, और मैं बोलूँ कि ये सोचो कि अल्फा नहीं है गामा नहीं है, सिर्फ बीटा है अपने पास। तो अगर सिर्फ बीटा है तो सर फिर आप थीटा के पास जाओ, थीटा के पास जाओगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ ठीक है भाई लिख देता हूँ तुम कह रहे हो तो ये बन जाएगा ए कॉस बीटा। बोले सर समझ आ रहा है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बताओ ए जेड के लिए क्या करूं, और अब अल्फा बीटा ध्यान नहीं देना मेरे को। तो बोलोगे सर इसमें क्या है, आप सीधे सीधे एक काम करो, आप ए वेक्टर को ना गामा की तरफ जाओ, गामा मतलब एंगल की तरफ, और फिर जब आप एंगल की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा। मतलब यहां पर आप क्या लिख दो, आप लिख दो ए कॉस गामा। तो बेटा दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हो, 3 कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर सकते हो, ए एक्स ए वाई ए जेड। जहां पे ए एक्स क्या है एक्स एक्सिस का, ए वाई क्या है जेड एक्स वाई एक्सिस का, ए जेड क्या है जेड एक्सिस का। बात समझ आती है बेटा। इसी के साथ साथ आप चाहो तो बेटा ये भी लिख सकते हो, यहां पर मैं बस बता रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कि अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इक्वल टू, देखो बेटा ए एक्स जो था वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था ना, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपने पास क्या होता है आई क्या, करेक्ट। बिल्कुल वैसे ही बेटा अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूंगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा जे कैप। ये हमने पढ़ा भी था यूनिट वेक्टर कि जो भी एक्स एक्सिस में है उसको आई कैप लिख दो। तो हमने ए एक्स के साथ साथ क्या लिख दिया आई कैप, ए वाई के साथ साथ क्या लिख दिया जे कैप। अब आप ही बताओ ए जेड के साथ क्या लिखूंगा, आपके दिमाग में घंटी बजेगी सर के कैप, बिल्कुल एकदम सही। यानी कि यहां हम और क्या लिख सकते हैं बेटा ए जेड के कैप, करेक्ट। आपको बहुत बार बेटा क्वेश्चंस आएंगे, ए एक्स दे देगा ए वाई दे देगा ए जेड पूछेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो रिलेशन। बोले ठीक है सर यहाँ तक बात समझ आ गई, और क्या पूछ सकता है आप तो ये बताओ। मैंने कहा देखो बेटा और क्या पूछ सकते हैं, और ना 1-2 तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है। थ्योरेटिकल वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके नहीं जाऊँगा, बस आपको बता रहा हूँ, है ना। आप ये एक तो याद रखना बेटा कि कभी भी अगर पूछे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, एक तो इसको मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, रुको, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। ठीक है यह लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर बोला जाए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा, बेटा ये निकल के आएगा 1। एंड बेटा इसी तरह से अगर मुझसे बोला जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो ये निकल के आएगा बेटा 2। आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, आपने बोल दिया और हम कैसे मान ले, क्यों मान ले, कैसे याद कर ले? तो बेटा ये आप आगे जाके थोड़ा सा पढ़ोगे कि जब कभी भी एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो आप ना यहाँ पे लिख सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो। समझिए बात को? तो ये अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पे आपको करना ही क्या है, ए एक्स की जगह ए कॉस अल्फा डालना है, ए वाई की जगह ए कॉस बीटा, ए जेड की जगह ए कॉस गामा। उसके बाद देखो ए अपने आप कट जाएगा, अपने आप ये रिलेशन आएगा। बोले फिर सर साइन कैसे आया? भाई आप याद करो ना, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता? तो हर कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, अपने आप निकल के आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना? 2। डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछता है बेटा ये दोनों, समझ गए? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना बेटा, 3D में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये वो सारा कुछ है जो 3D के अंदर पूछा जा सकता है। मैं हट जाता हूं, आप आराम से बेटा इसको कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, विल डिस्कस। बाकी मेरे हिसाब से बेटा यहां तक कंपोनेंट तक अपना बेसिक मैथमेटिकल पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेटा कंप्लीट हो चुका है, समझ गए? यानी कि यहां तक हमने क्या कर लिया, यहां तक हमने वेक्टर्स का बेसिक इंट्रो देख लिया है कि वेक्टर होता क्या है, लिखते कैसे हैं, टाइप ऑफ वेक्टर क्या है। इसके अलावा हमने देख लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। सो जितना भी हमें बैकग्राउंड चाहिए ना वेक्टर के मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सब के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है वो कंटेंट अब हमारे हाथ में है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और अब इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा बेटा, उस पार्ट में हम क्या करेंगे, उस पार्ट में हम देख लेंगे कि आप वेक्टर के रिलेटेड जो लॉज है एडिशन के, वो क्या होते हैं, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लेंगे। उसके बाद बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेंगे। ये सारा पार्ट अच्छे से समझ लेंगे तो वेक्टर्स अपना खत्म हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आप ये मान के चलो कि 2 पार्ट कम से कम और लगेंगे, तब जाके आपका वेक्टर अच्छे से ग्रिप में आएगा। तो ये है एक कंप्लीट वीडियो, बट मैं उसको 3 छोटे छोटे पार्ट्स में करके डालूंगा ताकि आपको भी एकदम से स्ट्रेस ना पड़े। करेक्ट? तो यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम हियर, राइट? आई विल गेट बैक टू यू इन द सेकंड पार्ट। मीनवाइल टेक केयर, स्टे सेफ बेटा, थैंक यू सो मच, अच्छे से एंजॉय करो। और बेटा अगर आपको लग रहा है वीडियो काम का है तो यू कैन पुट अ थम्स अप, राइट? और यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लग रहा है कि उनको भी वेक्टर नहीं आता तो भेज दो उनके पास, क्या पता उनका कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, बाकी विल मीट अगेन, बाय बाय।